हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैंने जैसे अब लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं अपने टॉपिक को सिविल और जुडिशरी दोनों के साथ लेकर चलूँगा। ये दोनों बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और चूँकि मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है वो कॉन्स्टिट्यूशन है और पॉलिटी अलॉन्ग विथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहूँगा, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग बोथ द कंसेप्ट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहते हैं तो पहले हमें उसका डिफिनीसन समझना होगा, और दूसरे लॉज जो हैं, स्टैट्यूट्स हैं, उसमें और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, मतलब इसका क्या एस्पेक्ट है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, क्या किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ों को समझने से पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझ सकते, और इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इसलिए मैं बेसिक आइडिया दूंगा। एक छोटा सा लेक्चर है, ध्यान से देखिएगा। तो व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो जस्टिस कूली इज़ अ वेरी नोटेड jurist. He says that a constitution is a fundamental law of the state containing the principle upon which a government is founded, regulating the division of sovereign power. अभी मैं इतना बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द स्टेट। फंडामेंटल लॉ क्या होता है? द लॉ ऑन विच द कंट्री और द स्टेट गवर्न। स्टेट क्या है यहाँ पर? स्टेट मीन्स सोवरेन बॉडी। सोवरेन बॉडी मीन्स द बॉडी विच कैन बी कंसिडर्ड independent and which has vast power outside the ferry of the outside and inside the country. तो सोवरेन स्टेट और कंट्री एक ही चीज़ होती है, बस स्टेट यहाँ पर डिफिनीसन बोला जाता है बिकॉज स्टेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कंट्री। ठीक, लॉ के डिफिनीसन में हम जो बिहार, यूपी, ये सब स्टेट्स हैं, दीज आर नॉट द स्टेट्स इन ट्रू नेचर। स्टेट मीन्स any geographical area, anything which has a geographical area, sovereignty, people and law, जो भी यहाँ पर उसको स्टेट कहते हैं। चलिए, स्टेट समझने के बाद हम आते हैं कंटेनिंग द प्रिंसिपल अपॉन विच द गवर्नमेंट इज फाउंडेड। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट, जैसे कोई सरकार बनी है तो कौन से बेसिस पे बनी है। जैसे हम कहते हैं इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन और हैज़ बीन enshrined under the constitution, regulating the division of the sovereign power. sovereign power क्या होता है? उसमें कुछ डिवीजन, जैसे मान लीजिए स्टेट है, इंडिया इज स्टेट, एंड उसमें कुछ सोवरेन, जो इंडिया इज स्टेट, इंडिया सोवरेन पावर, और उसमें जो है पावर जो है वो डिवाइड होता है। जैसे एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है और जुडिशरी है। तो उनकी पावर को कौन रेगुलेट करता है? That is regulated by the constitution itself, because no one can infringe, no one can overtake, no one can interfere in others domain. ऐसा होता है कि कोई भी तीनों अंग जो हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और हिंदी में लेजिस्लेचर को और लेजिस्लेचर, ये तीनों जो हैं, ये तीनों एक दूसरे के पावर में इन्फ्रिंज नहीं कर सकते, एक दूसरे के पावर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। और इसको रेगुलेट कैसे करना है, दैट इज़ ऑल्सो गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे करना है? डायरेक्टिंग टू हुम ईच ऑफ दिस पावर इज कन्फाइडेड। और ये डायरेक्शन भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि ये जो पावर है कहाँ तक कन्फाइड है, कहाँ तक इसमें इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है, कहाँ तक एक दूसरे के पावर में लोग लिमिट कर सकते हैं, कहाँ से एक दूसरे पावर को चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। और किस तरीके से ये होगा, एंड द मैनर इन विच इट शुड बी एक्सरसाइज, और किस तरीके से ये होगा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज कि पार्लियामेंट में एक लॉ पास होता है, उस लॉ को एग्जीक्यूटिव, दैट इज़ प्रेसिडेंट, असेंट दे देते हैं। बिल पास होता है, बिल को असेंट दे के वो एक्ट बन जाता है। और ये जुडिशरी को ये लगता है कि जो एक्ट पास हुआ है वो एंटी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड नहीं करता है, दैट इज़ ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट? उसको एग्जामिन करेगी और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वाइडनेस और दैट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो उसको
अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल, एनजेएसी पास हुआ था पार्लियामेंट में, दैट वाज असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो रेटिफाइड बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। पार्लियामेंट में एनजेएसी 2015 में पास हुआ था, 2015 में पास हुआ था। उसके बाद वो आधे स्टेट के द्वारा रेटिफाई किया गया था, क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर में कोई भी अगर लॉ पास होता है तो उसको स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ आधे स्टेट के द्वारा भी रेटिफाई करना होता है। उसके बाद प्रेसिडेंट असेंट दिया, वो एक्ट बन गया। लेकिन जब जुडिशरी को लगा कि ये जो एक्ट है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको इन्फ्रिंज करता है, उसको ये वायलेट करता है, ऑन दैट बेसिस इसने जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने उस एनजेएसी एक्ट को वाइड करार दिया। तो ये काम भी कौन करता है? जैसे तीनों जो हैं एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए कोई जज, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि रिमूवल ऑफ जजेज होता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी पे होता है। कोई जज प्रूव्ड मिसबिहेवियर या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को इग्नोर करता है और कुछ भी ऐसे डिसीजन दे देता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड नहीं है, तो उसके लिए के रिमूवल के लिए पार्लियामेंट में बिल आएगा। तो इस प्रकार पार्लियामेंट भी जजेज को चेक कर सकती है। इवन जजेज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये भी पता है कि करते हैं, भले ही उसको कॉलेजियम से उनको चुना जाता है, बट फाइनली जो उस पर सिग्नेचर होता है वो प्रेसिडेंट का ही होता है। तो ये आपने समझ लिया कि क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फंडामेंटल लॉ ऑफ स्टेट। ये एक स्टेट का फंडामेंटल लॉ है, मतलब मेन लॉ है, कंटेनिंग द प्रिंसिपल अपॉन विच द गवर्नमेंट इज़ फाउंडेड। और ये बताता है कि कौन से बेसिस है जिस पे एक सरकार चलती है। जैसे ये एग्जीक्यूटिव के, लेजिस्लेचर के एंड जुडिशरी के राइट एंड ड्यूटी, लाइबिलिटी सबको डिफाइन करता है। रेगुलेटिंग द डिवीज़न ऑफ सोवरेन पावर, और यह करता है सोवरेन पावर का जो डिवीज़न है, जैसे डिवीज़न ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर आप जानते होंगे कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और ये पार्लियामेंट जो है, लेजिस्लेचर जो है, वो तीनों अलग अलग उनको पावर और लाइबिलिटी एंड ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी दी गई है, तो उनको वो फॉलो करते हैं। और कैसे अगर वो उनको ये अपनी ड्यूटी निभाना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है और उसमें ही ये डिफाइंड है। एंड डायरेक्टिंग टू होम ईच ऑफ द पावर्स इज कन्फाइडेड एंड द मैनर इन विच इट शुड बी एक्सरसाइज, और किसको क्या पावर दिया गया और कैसे उसको एक्सरसाइज करेंगे, ऑल दीज आर गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हेंस इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड विच असाइंस पावर टू द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर्स एंड जुडिशरी। इसलिए हम कह सकते हैं प्रोफेसर कोहली के डेफिनेशन को देखते हुए कि ये सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, मतलब दिस इज द मोस्ट पावरफुल लॉ ऑफ द लैंड। ये सबसे ताकतवर लॉ है किसी देश के लिए, जो कि एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेचर को और जुडिशरी को उनके पावर और ड्यूटी बताता है और देता है। नाउ द अबव थ्री विंग्स कैन गो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन और none of the above three wings can go beyond the constitution or supersede it। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड जो भी पावर्स हैं, जो भी उनको लाइबिलिटी ड्यूटी दी गई है, उसको वो उसके खिलाफ या उससे आगे नहीं जा सकते, नहीं उसको सुपरसीड कर सकते हैं। उनको अपने डिफाइंड फ्रेम में ही जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको असाइन किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जितने की उनको पावर दी है, जितनी लिमिटेशन दी है, उसके अंडर ही उनको काम करना है। अगर लिमिट से बाहर जाते हैं, दैट विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो असंवैधानिक होगा। ऑल अदर लॉज विद स्टैट्यूटरी लॉज, कस्टम, यूसेज और ऑर्डर और बाई लॉज ऑर्डिनेंस आर इनेक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पता है कि आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें लॉ को आर्टिकल 13 में किया गया है। तो लॉ दो तरह का होता है, एक होता प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एक होता पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और दोनों आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में डिफाइन है। तो कहते हैं कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कोई भी ऐसा लॉ जो कि मतलब कोई भी ऐसा लॉ प्री हो, पोस्ट हो, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को कंट्रवीन करता है
और किसी फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्रवीन करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। और क्या होता है इसमें कि कोई भी लॉ अगर हम बनाते हैं या पार्लियामेंट में बनाते हैं या मतलब सब लॉज होता है, सब रूल्स होते हैं, जैसे डेलीगेटेड पावर के थ्रू बनते हैं। मैं अभी बताता हूँ क्या है। पहले मैं बता देता हूँ ऑल अदर लॉ वेदर स्टैट्यूटरी लॉ। स्टैट्यूटरी लॉ क्या होते हैं? स्टैट्यूटरी लॉ आर द लॉज पास बाई द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जैसे हम कहेंगे आईपीसी, सीआरपीसी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये सारे जो एक्ट हैं वो हैं स्टैट्यूटरी लॉ, बिकॉज इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाया गया है। कस्टम्स क्या होते हैं? कस्टम्स आर दोज एक्शन विच वी आर टेकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे हम विदाई की बात कर सकते हैं, या मंगलसूत्र, शादी में मंगलसूत्र पहनाने की प्रथा है, ये प्रथा चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है, तो ये कस्टम हो जाता है। और जब वैलिड मैरिज के लिए जब हम पढ़ेंगे हिंदू मैरिज एक्ट, तो उसमें है कि वैलिड मैरिज के लिए सतपदी संस्कार ज़रूरी होता है। तो सतपदी जो एक कस्टम है, तो वो अगर कस्टम अगर किसी फंडामेंटल राइट को या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविज़न को वायलेट करेगा तो वो विथ स्टैंड नहीं करेगा, वो नहीं रहेगा, उसको हटा दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, देवदासी प्रथा थी जिसमें कुछ परिवार अपनी बेटियों को 12 साल के बाद मंदिर में भेज देते थे, वो मंदिर में रह जाती थी, वो मंदिर की सेवा करती थी और उनकी ज़िंदगी मंदिर में गुजरती थी। क्योंकि ये प्रथा जो है, ये जो कस्टम है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज ये राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। क्योंकि किसी सबको बराबर राइट है, और राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 कहता है उसको भी वायलेट करता है। इस वजह से इस प्रथा को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। यूसेज क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो हम यूज़ करते रहते हैं, जैसे कोई एक जैसे एक एक प्रथा जो कि चली आ रही है, वो भी कस्टम यूसेज ऑलमोस्ट सेम होता है। कि जैसे हम बोल सकते हैं कि हम शादी के समय एक परंपरा है जूता छिपाने की, तो अगर वो ऐसी कुछ यूसेस हैं चल रहा है, उसको ऑर्डर्स क्या होता है? जैसे मैं यूसेस और भी होते हैं, लेकिन मैं सिंपल समझने के लिए बता रहा हूँ। ऑर्डर्स क्या होता है? ऑर्डर्स जैसे कभी कभी गवर्नमेंट ऑर्डर पास करती है, जो रूल्स होते हैं, बाई लॉ रूल्स होते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज रूल्स हैं, ये सब एग्जीक्यूटिव पास कर देती है। बाई लॉज क्या होते हैं? लॉज और बाई लॉज में क्या अंतर है बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आरबीआई एक्ट है, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ है, और आरबीआई कोई रूल बनाती है या कोई लॉ बनाती है, ठीक है, बैंकिंग के लिए, तो उसको हम कहेंगे बाई लॉज। ऑर्डिनेंसेस क्या होता है? ऑर्डिनेंस ऑलरेडी डिस्कस्ड किया गया है, उसको आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर स्टेट एंड 123 फॉर द यूनियन। कि ये कब होता है? जब पार्लियामेंट के हाउसेस सेशन में नहीं होते हैं, तो उस समय क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव है फॉर अ टाइम बीइंग, जिस एक्ट पर, जिस मैटर पे वो लॉ बनाने के लिए एलिजिबल है, इंटाइटल्ड है, उस पे वो थोड़े पीरियड के लिए ऑर्डिनेंस ला सकती है, ठीक है। तो ये मैं बाद में बताऊंगा। इन एनी सच लॉ और इन कॉन्स्टिट्यूशन विद द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी हेल्ड वाइड। मैंने पहले बताया कि कोई लॉ अगर इस इनकॉन्सिस्टेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाइड बोलेंगे। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म होता है, इतना समझना ज़रूरी है। अब मैं बताता हूँ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टैट्यूटरी लॉ में क्या अंतर है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा, जो कि हमारे द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होती है फॉर टाइम बीइंग एडॉक कमेटी होती है, जिसका मेन सोल पर्पस ही होता है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, और जैसा हमारे देश में भी हुआ था, बना था। जबकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनते हैं स्टैट्यूटरी लॉ, जो कि पार्लियामेंट के एक हाउस तो कभी भी भंग ही नहीं होता है, दूसरा हाउस भी रहता है, और ये एक परमानेंट बॉडी है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में, और उसका काम ही है कि टाइम टाइम पे लॉ बनाना, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। एक बेसिक आइडिया रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वही है
अगर जो कोई देश है या कोई मतलब एंटिटी है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को मानता है और उसके अकॉर्डिंग चलता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहलाता है। बेसिक आइडिया यही है। अब प्रोफेसर केसी वेरे एक बहुत नोबल स्कॉलर हैं, प्रोफेसर भी थे, तो उन्होंने इसको डिफाइन किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स अ गवर्नमेंट एक्टिंग एज पर द रूल मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स मेंशन्ड हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग कोई सरकार चलती है तो कहा जाएगा कि ये सरकार कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो करती है। तीनों जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, तीनों अपने अपने लिमिट में रहते हैं, अपने अपने काम को ठीक से करते हैं, तो कहा जाएगा कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। अगर एक दूसरे के पावर को कोई इन्फ्रिंज करते हैं, एक दूसरे को अटैक करते हैं, एक दूसरे के पावर को सीज करते हैं, अंडरमाइन करते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। मैं अभी एग्जांपल दूंगा। द गवर्नमेंट एक्सरसाइजेज इट्स पावर विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ ऑफ द लैंड। जो सरकार है वो जो भी फ्रेमवर्क उसको डिसाइड किया गया, जो भी उसको डिफाइन किया गया, जो भी उसको असाइन किया गया है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो चलती है तो कहा जाएगा कि द कंट्री इज फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ स्पीसीज ऑफ पॉलिटिकल लिबरलिज्म। क्यों स्पीसीज को कहा गया है पॉलिटिकल लिबरलिज्म का? क्योंकि पॉलिटिकल लिबरलिज्म में सबको बराबर का अधिकार दिया गया है, सब किसी के राइट को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते, कोई किसी के राइट को अंडरमाइन नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता है तो कहेंगे कि यहाँ पे लिबर्टी है। जैसे मान लीजिए आपके किसी राइट को इन्फ्रिंज कर दे, आपको कोई बिना मतलब के जेल में बंद कर दे, जैसे नहीं कर सकता है। अगर करता है इसका मतलब कि वो आपके राइट को इन्फ्रिंज करता है, इसका मतलब आपको लिबर्टी नहीं है। तो इस कंडीशन में आपके पास, आपके देश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ठीक से नहीं है। जैसे ऐसी चीज़ें कब होती हैं? ऐसी चीज़ें तब होती हैं जब डिक्टेटरशिप आ जाता है। भाई कई लोगों का मानना है कि इमरजेंसी एंड डिक्टेटरशिप इज सेम। नहीं, सेम नहीं है, क्योंकि डिक्टेटरशिप का कहीं डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जबकि इमरजेंसी को डिफाइन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। इमरजेंसी इज विद इन द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन मतलब इमरजेंट और इन एग्जिजेंसीज। कभी आपातकाल मतलब किसी ऐसी स्थिति में जब देश में कुछ स्थितियाँ सही ना हो तो उस समय में आपातकाल लाया जा सकता है। जबकि डिक्टेटरशिप क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम सीधे अंडरमाइन कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं और अपना रूल जो मतलब बॉस का रूल होता है वो फॉलो करते हैं। जैसे कि हमने देखा है नॉर्थ कोरिया में। और एक और होता है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ को डिफाइन नहीं किया है, बट इसके बारे में हल्का सा जिक्र किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन क्या होता है कि मार्शल लॉ जो जैसे पाकिस्तान में हुआ था, उस समय क्या होता है, मार्शल लॉ क्या होता है, पूरे देश में या किसी पार्ट में लगा देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट के पावर होते हैं उसको जो मिलिट्री रूलर होता है, जो हेड होता है, वो उसको अपने अंडर में लेता है और इवन वो डायरेक्ट कर सकता है जजेज को भी, जुडिशरी को भी, सभी उसके अंडर में होती हैं। इंडिया में मार्शल लॉ नहीं लगा है, ये पाकिस्तान के सेंस में है। तो यहाँ पे हम कहेंगे अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो नहीं किया जा रहा है, दो कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर इन दैट कंट्री। जैसे पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन तो था, लेकिन जनरल जियाउल हक या जनरल याहिया खान, इन्होंने जब भी वहाँ पे मार्शल लगाया तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो नहीं किया जा रहा था। ठीक है। It is a set of political values and aspiration which reflect the desire to protect liberty through internal and external check on the government power। क्या कर रहा है? एक पॉलिटिकल वैल्यू है। कैसे है? जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में कोई अपने लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकता है, तो क्या है कि गवर्नमेंट की जो पावर है, गवर्नमेंट अगर अपने पावर को एक्सीड करती है तो कहेंगे कि नहीं वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ही नहीं। अगर गवर्नमेंट अपने फ्रेमवर्क में रह रही है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। और इसको ये जो कहते हैं पॉलिटिकल वैल्यू और एस्पिरेशन है, जो दिखाता है कि इफ़ द एक्सटर्नली एंड इंटरनली गवर्नमेंट इज अबाइडिंग बाय द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इंटरनली और एक्सटर्नली सरकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए, संविधान में दिए गए अधिकारों का सम्यक तरीके से निर्वाह कर रही है, इसका यह अर्थ है कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। इट इज़ अ नेचुरल कमिटमेंट ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एज मच एज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज बाउंड टू डिफाइन द एंड डिलिमिट द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, अब यहाँ पे एक बात आई है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है।
तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है एक और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्मली उन कंट्रीज़ में है जो बड़े हैं, जहाँ पे जैसे अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि सारी चीज़ें ऑलरेडी रिटन होती हैं, लिखी होती हैं, कि आपको जैसे दिया गया है कि मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड अंडर आर्टिकल 61, ये दिया गया है। जजेज कैन बी रिमूव्ड अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 4। अगर ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं, प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस टेंडर बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये आर्टिकल 74 में दिया गया है। तो इनको फॉलो करना और इनके द्वारा वो बाउंड होती है कि जो भी प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही है, और जितनी पावर उनको दिए गए हैं उसके अंडर में करना है, और सभी ऑर्गन्स जो हैं गवर्नमेंट के वो उसी के लिमिट को फॉलो करते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कंट्री जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो करती है। मेयर प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द सोल बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अभी मैंने एग्जांपल दिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जब डिक्टेटरशिप आया था तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन तो था, लेकिन डिक्टेटरशिप मार्शल लॉ जब आया था तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन तो था, लेकिन वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म उस टाइम बीइंग के लिए नहीं था। और जनरली पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ पे मिलिट्री ज़्यादा पावरफुल रहती है तो ये चांसेस होता है कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉलो नहीं किया जा सकता है। A constitution may lie in the country under dictatorship or authoritarian rule without constitutionalism। मैंने बताया था कि अगर हो सकता है कि ऐसे कंट्री जो कि डिक्टेटर हैं जैसे कि नॉर्थ कोरिया, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे क्यूबा के बारे में कहते हैं कि क्यूबा में कॉन्स्टिट्यूशन था, वहाँ पे ये फिडेल कास्ट्रो ने रूल भी किया, वो भी पॉपुलर थे, बट वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं था क्योंकि लोगों को प्रॉपर राइट लिबर्टी नहीं थी। मैंने एक पहले बात बताई ना कि लिबर्टी यहाँ होनी चाहिए। ये पॉलिटिकल लिबरलिज्म को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फॉलो करता है, और जहाँ पे लिबर्टी नहीं हो वहाँ पे हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है आर्बिट्ररीली कोई भी एक्शन ले सकती है। और जहाँ पे गवर्नमेंट आर्बिट्ररीली कोई भी एक्शन ले सकती है, मतलब पार्लियामेंट चाहे कोई भी लॉ बना दे, एग्जीक्यूटिव कोई भी ऑर्डर पास कर दे, जुडिशरी फंडामेंटल राइट को गारंटी ना करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर फंडामेंटल राइट को प्रोवाइड नहीं करती तो हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। फॉर द टाइम बीइंग कहा जाता है कि इंडिया में भी जब इमरजेंसी थी तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं था। ये डिबेटेबल टॉपिक है, बट कुछ हद तक इस बात को माना जा सकता है कि उस समय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं था, क्योंकि इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज किया जा रहा था, लोगों को बिना रीज़न के भी जेल में बंद किया जा रहा था, कुछ लोगों को मतलब वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी ज़बरदस्ती कराया जा रहा था। तो ये सब चीज़ें भी आपकी पॉलिटिकल लिबरलिज्म को, लिबर्टी को, आपके पॉलिटिकल लिबरलिज्म को मतलब कटल करता है, काट लेता है, छोटा करता है या रोक देता है। तो इस कंडीशन हम कह सकते हैं कि आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लाइज ओनली वेयर देयर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एक और भी शर्त क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तभी होगा जब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तभी होगा जब वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ही नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन जब है ही नहीं तो हम किस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करेंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि आपके पास अगर मकान है तभी उसमें कोई रह सकता है, रहने के बाद मकान नहीं बना सकते हैं। मकान है उसमें कोई रह भी सकता है, भी नहीं रह सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो इंसान है और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मकान है। अगर उसमें आपको रहना है तो मकान होना चाहिए। हो सकता है कि कोई मकान खाली पड़ा हो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो उसमें कोई रह नहीं रहा हो, मतलब डिक्टेटरशिप हो। तो इस तरह से समझने के लिए सिंपल सा एग्जांपल ले दे रहा हूँ मकान और इंसान की, कि मकान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है और इंसान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। ठीक है, तो ये वीडियो आप देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शॉर्ट में समझाएं। अगले वीडियो में मैं प्रेम्बल को डिफाइन करूँगा और थोड़ा डिस्कस करूँगा। ओके, टिल देयर, बाय बाय, गुड नाइट।